हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिफिकेशन के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन्स ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर लाया हूँ वो साइंस का है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखेगा। जो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, समझिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क के साथ जो है पास भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि और भी आपको वीडियो इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, तो शेयर इज़ केयर की जो है भावना मत छोड़िए। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु त्रिपर्वाणिक होते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु त्रिपरमाणुक होते हैं। त्रिपरमाणुक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हम त्रिपरमाणुक कहते किसे हैं। जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया है तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ट्राई अटोमिक। नो दैट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज अ ट्राई अटोमिक। ट्राई अटोमिक मीन त्रिपरमाणुक। देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन है ए H2, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी H2O। अब यहाँ पर ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि त्रिपरमाणु की विशेषता क्या होती है। देखिए, जब तक आप ये बात नहीं जानिएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है सही विकल्प नहीं चुन पाइएगा। त्रिपरमाणु के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको एक बात पता होगा कि दो परमाणु, देखिए कि यहाँ पर हम जो होते हैं इनके संख्याओं से हम जो है कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो है दो परमाणु से बने हुए हैं, यानी H और प्लस H दो है। कार्बन में देखिए एक ही है। और यहाँ पर CO में C और O दो अलग अलग हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है H2O, इसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। तो इसका मतलब क्या बना ये? त्रिपरमाणिक, यानी देखा जाए तो ट्राई अटोमिक। तो यही क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि ट्राई अटोमिक्स इनमें से कौन से हैं, कौन से अणु जो है ट्री अटोमिक बना रहा है, यानी त्रिपरमाणुक बना रहे हैं। जैसे आपको समझ में आ गया कि ए जो है ध्रुव परमाणु बना रहे हैं, बी जो है सिंगल परमाणु बना रहे हैं और सी जो है डबल परमाणु बना रहे हैं। लेकिन डी जो है ट्रीम इसमें दिखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। तो ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्लियर और साफ है कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु जो है समभारिक होता है। अब समभारिक के बारे में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि समभारिक क्या होता है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर ने समभारिक और समस्थानिक के बारे में क्वेश्चन आता ही है और मैं ये यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। समभारिक और जो है समस्थानिक, यानी दो ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है। इसका उपयोग भी हो सकता है कि आ जाए।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम आर एजोवार। द फ्लोइंग देर विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स आर इजोवार। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन यही बोल रहा है कि 6-12 कार्बन और 6-14 कार्बन। बी बोल रहा है 18-40 AR और जो है 20-40 CA। और यहाँ पर सी बोल रहा है 6-14 C और जो है 18-40 R। और डी कह रहा है 6-3-6 LI एंड जो है 6-12 C। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, अगर समभारिक का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो इसका आंसर आपको देना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे इसका उपयोग आ जाए या इसकी परिभाषा आ जाए या आपको इसको पहचानने के लिए आ जाए, कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि त्रिपान स्टडी सेंटर का हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। अगर वो कोई भी क्लास में डाल दिया गया है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसको समझिए और पेपर में करके जाइए और विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन में 100% आने की चांसेस रहते ही हैं। अगर देखा जाए कि समभारिक की अगर हम परिभाषा पर अगर नज़र डालें तो समभारिक की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। देखिए, समभारिक परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या सामान्य होती है। जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है सामान्य होता है। तो आपके समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें से किसका जो है परमाणु द्रव्यमान सामान्य है। अगर आप ऑप्शन ए में देखिएगा तो ऑप्शन ए में परमाणु द्रव्यमान सामान्य नहीं है, इसमें 12 और 14 डिफरेंट है। बी में है 40-40 है तो सामान्य है। अगर सी ऑप्शन में देखिए तो 14 और 40 है और डी 6 और 12 है। देखिए, अब यहाँ परिभाषा से ही हमें सारी बातों का जो है इन्फॉर्मेशन हमें लग गया, क्योंकि परिभाषा ही हमें सब कुछ बता दिया कि समभारिक परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में परमाणु संख्या जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन जो है इसकी परमाणु द्रव्यमान वो सामान्य होती है। तो देखा जाए तो AR और CA, जिसका यहाँ पर परमाणु संख्या AR का 18 है और CA का 20 है, लेकिन इसका देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान 40-40 है। तो इसका मतलब ऑप्शन 20 सही होगा और आप भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु समभारिक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। आगे का क्वेश्चन जो है, कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? यानी आपके समक्ष ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको उस जो है बढ़ते क्रम व्यवस्था को पहचानना है और आपको अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? इट मीन अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ between their particle, which on a flowing represent a correct arrangement. You know that question here, a few substances are the arranged in the increasing order of forces
of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? The question is very interesting. Option here ए जल वायु और वायु, यानी देखा जाए तो यहाँ पर दो दो बार वायु लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए, एयर को भी हम वायु कहते हैं और विंड को भी वायु कहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वायु वायु के ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला है वायु चीनी तेल, और सी कह रहा है ऑक्सीजन पानी चीनी, और डी कह रहा है नमक रस हवा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये आकर्षण बल जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसको व्यवस्थित करना ये भी महत्वपूर्ण होती है। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच जो है बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सही व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है? तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि सी में देखिए ऑक्सीजन है, पानी है और चीनी है। लेकिन अगर आप देखिएगा ए में जल एयर और विंड है, बी है वायु चीनी तेल, और डी कह रहा है नमक रस हवा। तो इसकी व्यवस्था सही नहीं लग रही है कि नमक रस हवा जल के साथ विंड और वायु एक जैसा ही लग रहा है, और बी कह रहा है वायु चीनी तेल, तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन सी ऑप्शन ही है जो करेक्ट यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही जाएगा, ऑक्सीजन पानी चीनी। तो हम सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि 25 सेल्सियस 38 सेल्सियस और 66 सेल्सियस को केल्विन पैमानों पर परिवर्तन करने पर तापमान का सही क्रम क्या व्यवस्थित होगा? क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, 25 सेल्सियस 38 सेल्सियस और 66 सेल्सियस के केल्विन पैमानों पर परिवर्तन करने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा? मीन on a converting 25 Celsius, 38 Celsius and 66 Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. You know that question is very interesting. On the converting 25 Celsius, 38 Celsius and 66 Celsius Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. The option here 298 Kelvin to 311 Kelvin and 339 केल्विन। बी ऑप्शन कहता है कि 298 केल्विन, 300 केल्विन और 338 केल्विन। सी कह रहा है 273 केल्विन और 278 केल्विन के और 543 केल्विन, और डी कह रहा है 298 केल्विन और 310 और 338 केल्विन। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमसे ये पूछा है कि सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंजेस करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम किससे प्लस करेंगे कि ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो आपको जो है 273 से प्लस करना पड़ेगा सभी सेल्सियस को, तो ऑटोमेटिक जो है आपको केल्विन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, पहले अगर सेल्सियस को हम 25 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 25 सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, 273 इज इक्वल टू 298। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया हमारा कि 298 आ रहा है, और 219 ए बी डी में है लेकिन सी में नहीं है, तो इसका मतलब सी जो है एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। दूसरा सीक्वेंस ये बन रहा है कि 38 को प्लस करेंगे 273 से तो हमारा आएगा 311 केल्विन। अब देखिए दूसरा नंबर पर 311 कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपको ए में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही जा रहा है ना, क्योंकि दो सीक्वेंस तो सही गया, तो इसका मतलब तीसरा भी सही जाएगा। और तीसरा देखिए 66 प्लस 273
339, ये इसका मतलब जो है ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको समझना जरूरी है कि सेल्सियस को हम केल्विन में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और इसको आपको समझना है और एग्जाम में अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। आपने सुना कि फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू, द फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखा जाए ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो पहला ऑप्शन बोलता है क्लोनोचीना, ऑप्शन बी स्क्लेरोकाइमा, ऑप्शन सी प्रोकाइमा और डी क्लोरोनचीना। तो देखा जाए दो क्लोरोकाइमा के अंतर्गत है, दो चीना के अंतर्गत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। देखिए पौधे को आप एक टहनी को तोड़ो और उसको मोड़ के देखो, क्या वो फोल्ड हो जाती है, यानी वो लचीला है। तो आखिर लचीलापन किसके कारण हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आया। मैं आपको अगर आपको आंसर बताने की कोशिश करूँ तो कहते हैं क्लोनोचीना एक युवा डाइक्रोटोडेनस तने में एक यांत्रिक ऊतक है। देखिए क्लोनोचीना जो है डाइकोटाइडोनस तना में एक यांत्रिक ऊतक है, और उन अंगों का लचीलापन के साथ महान तंत्र शक्ति प्रदान करता है, यानी लचीलापन के साथ साथ उसको तन्यता का शक्ति प्रदान करता है, जिनमें यह पाया जाता है। और यह पौधे विभिन्न हिस्सों को आसानी से मोड़ने की अनुमति देती है, यानी इन पौधों को आप बहुत आसानी से मोड़ भी सकते हो। तो इसका मतलब जो है आंसर होगा ए क्लोनोचीना, यानी पौधों में लचीलापन के कारण जो है क्लोनोचीना है, जिसके कारण लचीलापन आती है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आता है, तो क्लोनोचीना के कारण जो है लचीलापन हमें नज़र आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या नज़र आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई क्या है। हम किसी जो है वस्तु को मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। द क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। You know that question is here, what is the correct unit for the measuring the acceleration of a moving object। ऑप्शन देखें, क्या हम उसको मीटर में मापेंगे, या बी सेकेंड में, या सी ms-2 में, या डी ms में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझना जरूरी है और विचार करना जरूरी। किसी गतिशील वस्तु यानी कोई दौड़ता हुआ वस्तु को, यानी चलती हुई वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई के रूप में हम किसको चुन सकते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ बहुत ही आसान है। अगर मैं बताऊं, किसी गतिशील वस्तु का त्वरण मीटर प्रति सेकेंड यानी देखा जाए तो स्क्वायर, देखा जाए तो मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापा जाता है। किसी वस्तु का त्वरण हम मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो सी सही जाएगा। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, ms-2, यानी किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को अगर मापना है आपको तो उसका यूनिट जो लगेगा वो लगेगा ms-2। तो ms-2 आपका सही है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे क्वेश्चन को आपको समझना है, करना है और अपने कॉपी पे नोट करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और इसको बार बार देखना है, समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ को ही आपके समक्ष रखता है।
और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का केयर होगा और ये आपके मन से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि शेयर ही केयर है और शेयर करने के लिए आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। और लिंक को कॉपी कहाँ से करना है, जहाँ पर आप वीडियो ये देख रहे हो वहाँ पर शेयर भी लिखा होगा, देखिए शेयर लिखा हुआ है, उसको दबाइए, डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कहाँ पर इसको डालना है। तो व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके इसको डाल दीजिए। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो देखेंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो आगे बढ़ जाएंगे इस चैनल के साथ, जिनको नहीं बढ़ना है वो लीव कर जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ समझ में अच्छा लगे उसको रख लेने में ही भलाई होती है, ठीक है। तो ये कार्य जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इससे दूसरे बच्चों का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अभी जो है तिरपान चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। कि अगर आप सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पर 8th क्लास से लेके MA तक और साथ में 6-7 क्लास भी बच्चे इसमें इंक्लूड है। तो 6 से लेके आपको MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि तिरपान चैनल कितना महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।